हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 62 क्वेश्चन शामिल हैं। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपके तैयारी में और आपके सफलता में सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। ऑप्शन में दिया है नैतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और मौलिक अधिकार। विधिक सामर्थ्य क्या होता है? अगर आपके किसी अधिकार का दुरुपयोग होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, तो वह होता है विधिक सामर्थ्य। इनमें से किसको विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? तो देखिए, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और मौलिक अधिकार। नागरिक, राजनीतिक और मौलिक, इन तीनों को विधिक सामर्थ्य प्राप्त है। अगर इन तीनों का उल्लंघन होता है आपके अधिकार का, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन नैतिक अधिकार के मामले में ऐसा नहीं है। माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों की रक्षा करें। अगर वे अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो न्यायालय उनको दंडित नहीं कर सकता है। तो यह होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए असत्य है? ऑप्शन में दिया है पहला, सभी प्रतिबंधों का अभाव। दूसरा है कुछ खास प्रकार के प्रतिबंधों का लागू होना। तीसरा है कानून का शासन और चौथा है सामाजिक व्यवहार के परिचालन के लिए कानून का क्रियान्वयन होना चाहिए। तो इनमें से कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर है दोस्तों, सभी प्रतिबंधों का अभाव। बारकर का मानना है कि जिस प्रकार बदसूरती का ना होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? ऑप्शन में दिया है पूर्ण स्वतंत्रता, नैतिक शक्ति, नियंत्रण का अभाव या राजनीतिक शक्ति। तो कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, नियंत्रण का अभाव। लास्की की स्वतंत्रता विषयक धारणा का प्रथम तत्व यह है कि व्यक्ति के जीवन पर अनुचित प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है जे.एस. मिल, जर्मी बेंथम, लेनिन और एक्टन। तो किसका कथन है यह कथन दोस्तों लॉर्ड एक्टन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। लॉर्ड एक्टन स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। उनके अनुसार समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन से केंद्र शासित राज्य का अपना हाई कोर्ट है? ऑप्शन में दिया है पांडिचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप। तो दिल्ली में हाई कोर्ट है, आप जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं, इनमें से किसको? ऑप्शन में दिया है केंद्र को, राज्य को, राज्यों और केंद्र दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या सही है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आप जानते ही हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उनसे अलग जो विषय हैं उनको अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाता है। उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि संघवाद में ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है, किंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन में दिया है ए.बी. डायसी, जेम्स ब्राइस, केसी हुइयर और एच. फाइनर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, ए.बी. डायसी। यह कथन ए.बी. डायसी का है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन में दिया है राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, भारतीय संघ या भारत का संघ। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, राज्यों का संघ। फिर अगला क्वेश्चन है, संघ की सफलता के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन में दिया है पहला
भौगोलिक संलग्नता, हितों की समानता, समुचित साधन या ये सभी। तो संघ की सफलता के लिए क्या आवश्यक है बताना है। तो इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों, ये सभी। संघ की सफलता के लिए भौगोलिक संलग्नता, आसपास के देश सटे होने चाहिए, हितों की समानता होनी चाहिए, समुचित साधन होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन संविधान को सख्त संबंधों की आत्मकथा मानता है? कौन संविधान को सख्त संबंधों की आत्मकथा मानता है? ऑप्शन में दिया है ब्राइस, हरमन फाइनर, डायसी और लावेल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों, हरमन फाइनर। हरमन फाइनर ने संविधान को सख्त संबंधों की आत्मकथा माना है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। कथन ए है, व्यवहार में संसदीय शासन में विधानमंडल कार्यपालिका को नहीं वरन कार्यपालिका विधानमंडल को नियंत्रित करती है। और कारण आर है कि मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। दोनों बात तो सही है दोस्तों, लेकिन ये दोनों जो है एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ये दोनों अलग अलग बातें हैं, व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है? ऑप्शन में दिया है लिखित संविधान, न्यायिक सर्वोच्चता, शक्तियों का पृथक्करण या सीमित सरकार। बताना है कि किसका, निम्न में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है। तो क्या उत्तर इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों, सीमित सरकार। सीमित सरकार विधि के शासन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। विधि शासन 3 प्रकार का होता है। पहला यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून के परे नहीं है, और दूसरा है बिना अपराध के किसी को दंडित नहीं किया जाएगा, और तीसरा है संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम होते हैं। तो सीमित सरकार विधि के शासन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामुदायिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है? ऑप्शन में दिया संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक या संघात्मक। तो इसका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा, संसदात्मक सरकार। संसदात्मक सरकार दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करता है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन में दिया है पहला, संसदीय सरकार में राष्ट्रीय हितों को दलीय हितों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा है, संसदीय सरकार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तीसरा है, संसदीय सरकार अस्थायी सरकार प्रदान करती है। और चौथा है, संसदीय सरकार संकट काल का सामना करने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों, संसदीय सरकार संकट काल का सामना करने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है, बल्कि अध्यक्षीय सरकार मानी जाती है, जो अमेरिका में है। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, किसने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? किसका? राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। तो जहाँ नैतिकता वाली बात आ जाए वहाँ आप तुरंत कांट को लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कांट ने इस बात पर जोर दिया है कि जो राज्य है वह सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य रात्र प्रहरी के समान कार्य करता है, जिसकी सेवाओं को आवश्यकता जब अस्तित्व खतरे में होता है तब पड़ती है। राज्य की भूमिका संबंधी यह धारणा परिपुष्ट करती है कौन सी विचारधारा? ऑप्शन में दिया है अराजकतावाद को, व्यक्तिवाद को, बहुलवाद को या आदर्शवाद को। तो उसका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर
बी इसका सही होगा दोस्तों, व्यक्तिवाद, यह संबंधित व्यक्तिवाद से, राष्ट्र प्रहरी राज्य। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव समाज राज्य के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों का बालों का ढेर नहीं बल्कि समूहों का ऊर्ध्वगामी पद सोपान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है फिगिस, मेटलैंड, गियर्क या बार्कर। तो कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, फिगिस, यह कथन है फिगिस का, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, सेबाइन के अनुसार वह दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उनके साथ जुड़ गया है? ऑप्शन में दिया है प्लेटो, हाब्स, रोमन न्यायविद या मैकियावेली। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों, मैकियावेली। मैकियावेली ने राज्य की जो परिभाषा दी थी आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उनके साथ जुड़ गया है, उसी को स्वीकार किया गया। इसी ने पहले स्टेट यानी कि राज्य शब्द का प्रयोग किया था और राज्य को परिभाषित किया था, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाकर के काम शुरू किया गया था, लेकिन 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। तो अस्थायी या अस्थायी नहीं पूछा है और इसमें एक ही नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। इसमें दिया है गोलकनाथ केस, शमशेर सिंह केस, मिनर्वा मिल्स केस और केशवानंद भारती केस। तो गोलकनाथ केस किससे संबंधित था? यह संबंधित था दोस्तों गोलकनाथ केस मौलिक अधिकार से संबंधित था। शमशेर सिंह केस किससे संबंधित था? राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित था ये। फिर अगला है मिनर्वा मिल्स केस, यह किससे संबंधित था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित था। और चौथा है केशवानंद भारती केस, यह किससे संबंधित था? संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत से संबंधित था ये। तो इसका सुमेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, पहले का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। फिर अगला क्वेश्चन है तो कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? प्रारूप समिति के सभापति यानी कि अध्यक्ष, तो यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया था? ऑप्शन में दिया है 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 37वां और 38वां। तो इनमें से बताना है कि सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया था कि संविधान संशोधन के द्वारा। तो कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों, 36वां संविधान संशोधन। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आहूत गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किसमें भाग लिया था? ऑप्शन में दिया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें गए थे महात्मा गांधी? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन में दिया है संसद ने, संविधान सभा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, संविधान सभा ने। संविधान का निर्माण संविधान सभा ने मिलकर किया था। कुछ समितियां बनाई गई थी, अलग अलग समितियां अलग अलग काम कर रही थी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में
राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? 356 में क्या है? जब राज्य की संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन है 356 में। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया था? ऑप्शन में दिया 25वां संविधान संशोधन, 26वां, 27वां या 28वां। तो कौन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों, 26वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने किस संगठन का स्थान लिया था? तो इसने लिया था दोस्तों MRTPC का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग। इसका स्थान लिया है इसने, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने। फिर अगला क्वेश्चन है नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है? ऑप्शन में दिया है पहला जन्म के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, धन संपत्ति के होने पर या प्रधानमंत्री की कृपा पर है। तो नागरिकता कैसे प्राप्त होती है? जन्म के आधार पर होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में किया गया था, आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 1955 में भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था और कई बार इसमें बदलाव भी किए गए, संशोधन किए गए हैं। फिर अगला है भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? ऑप्शन में दिया है पहला न्यायपालिका स्वतंत्र है, दूसरा है संविधान लिखित है, तीसरा है संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, और चौथा है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, इसी वजह से भारत का शासन संघात्मक है। फिर अगला है संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? संसदीय सरकार में, जैसे कि आप इंडिया में हैं, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं किसमें हैं, किसमें निहित होती हैं? ऑप्शन में दिया है प्रधानमंत्री में, संसद में, मंत्रिपरिषद में या राष्ट्रपति में। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? मंत्रिपरिषद में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वोट देने का अधिकार एक किस तरह का अधिकार है? ऑप्शन में दिया है सामाजिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है। तो क्या सही होगा? वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 326 में है। 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है। जिसका वर्णन संविधान में होता है वही संवैधानिक होता है। फिर अगला है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ था? तो अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है, तो यह हो जाएगा संवैधानिक। पहला संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन एक अधिनियम यानी कि विधि के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, संविधान और अधिनियम के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः संविधान और विधि के द्वारा किया गया है।
फिर अगला है, भारत में के संस्थानम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? के संस्थानम समिति और बोहरा समिति। तो के संस्थानम समिति किससे संबंधित था? भ्रष्टाचार से संबंधित था, और बोहरा समिति था अपराधीकरण से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है, पहला जिला न्यायालय, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है केवल उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और चौथा है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। तो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए कौन रिट जारी कर सकते हैं? दोनों जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट में मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 मौलिक अधिकार हैं इस समय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? इसमें दिया है, पहला धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। यह मौलिक अधिकार है, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो पहला इसका सही होगा। फिर अगला है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। अनुच्छेद 48 का में है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। फिर अगला है, राजनीति शास्त्र के समूह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन में दिया है, कार्ल मैनहाइम, आर्थर बेंटले, मॉन्टेस्क्यू और लास्की। तो क्या इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, आर्थर बेंटले ने राजनीति शास्त्र में समूह सिद्धांत प्रतिपादित किया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संदर्भ में मिश्रित राजनीतिक संस्कृति पदावली का प्रयोग किसने किया था? तो यह किया था दोस्तों रजनी कोठारी ने भारत के संदर्भ में मिश्रित राजनीतिक संस्कृति पदावली शब्द का प्रयोग किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? ऑप्शन में दिया है, पहला सरकार की नीतियों की आलोचना की स्वतंत्रता, दूसरा है विचरण की स्वतंत्रता, तीसरा है मतदान की स्वतंत्रता, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो विचरण करने की स्वतंत्रता दोस्तों ये राजनीतिक स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है। सरकार की आलोचना आप कर सकते हैं क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं देश के, और मतदान देने का अधिकार यह भी राजनीतिक स्वतंत्रता से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन इस विचार का अग्रणी है कि वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए? तो यह संबंधित है दोस्तों अमर्त्य सेन से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, अमर्त्य सेन। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया? तो यह किया है दोस्तों अर्नेस्ट बार्कर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, अर्नेस्ट बार्कर। आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने कहा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है? ऑप्शन में दिया है बेंथम, जेम्स मिल, जे.एस. मिल और बार्कर। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को बकवास किसने कहा है? बेंथम ने। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। बेंथम ने कानूनी अधिकार का समर्थन किया है और प्राकृतिक अधिकार को बकवास माना है। फिर अगला है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है टी.एच. ग्रीन, लॉक, मैकाइवर और हाउस। तो जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है?
जॉन लॉक का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता किसी करने योग्य अथवा उपभोग करने योग्य कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है। यह विचार निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन में दिया है जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, एडमंड बर्क और टी.एच. ग्रीन। तो यह किसका कथन है? यह कथन है दोस्तों टी.एच. ग्रीन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन में दिया है मार्क्स, लास्की, मैकाइवर और ब्राइस। तो सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन है दोस्तों ब्राइस का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। फिर अगला है, अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? ऑप्शन में दिया है नैतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक और कानूनी। तो इसका क्या सही होगा? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आमंड एवं पावेल के लिए राजनीतिक संस्कृति का संघटक कौन नहीं है? ऑप्शन में दिया है संज्ञानी अभिविन्यास, भावात्मक अभिविन्यास, मूल्यांकन अभिविन्यास या इनमें से कोई नहीं। तो आमंड और पावेल ने दोस्तों राजनीतिक संस्कृति के लिए 3 घटक माने हैं, जिसमें शामिल हैं आनुभविक आस्था व विश्वास, मूल्य अभिविन्यास और प्रभावी अनुक्रियाएं। इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राजनीतिक संस्कृति से संबंधित पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके रचनाकार कौन थे? ऑप्शन में दिया है रजनी कोठारी, एस.पी. वर्मा, सिडनी वेब या माइनर विनर। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया यह पुस्तक है दोस्तों रजनी कोठारी का। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। किताबों के बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है बार बार, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है? ऑप्शन में दिया है जे.एस. मिल, आइजिया बर्लिन, टी.एच. ग्रीन और अर्नेस्ट बार्कर। किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों आइजिया बर्लिन ने। आइजिया बर्लिन का मानना है कि नकारात्मक स्वतंत्रता जो है सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च है। ये लोग नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उदारवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप इसको देख लेंगे। फिर अगला है 53 का सी वाला सही है दोस्तों, 53 का सी वाला सही है, आप इसको पढ़ लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, वस्तुतः समस्त समाजवादियों तथा साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान हैं। यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किसने दी है? ऑप्शन में दिया है माइकल वेन, डनिंग, जी.एच. सेबाइन और सी.सी. मैक्सी। तो यह किसका है? यह दोस्तों मैक्सी का कथन है। मैक्सी ने कहा है कि समस्त समाजवादियों और साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एडम स्मिथ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडम स्मिथ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इनमें से बताइए कि कौन सही है। पहला है, वे हस्तक्षेप के पक्षधर थे किंतु न्यूनतम राज्य के नहीं। तो स्मिथ के बारे में, एडम स्मिथ के बारे में यह सही है। वे हस्तक्षेप नीति के पक्षधर थे किंतु न्यूनतम राज्य के पक्षधर नहीं थे। फिर अगला है, उन्होंने शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं श्रम नियमों की बड़ी संख्या में सरकारी कार्यक्रमों का समर्थन किया था। तो उन्होंने ऐसा किया था, यह सही है। तो दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। पहला और दूसरा दोनों सही हैं एडम स्मिथ के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ऑफ लेनिनिज्म पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया है स्टालिन, मार्क्स, लास्की और ट्रॉट्स्की। तो इसका क्या सही होगा? इसका सही होगा दोस्तों स्टालिन। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था में तीसरा क्षेत्र है? ऑप्शन में दिया है राज्य, नागरिक समाज, बाजार और मीडिया। तो इसका क्या सही होगा? नागरिक समाज। ऑप्शन नंबर
बी इसका सही है। राजनीतिक व्यवस्था का तीसरा क्षेत्र है नागरिक समाज। फिर अगला है प्रतिरोधी तथा अप्रतिरोधी अंतर विरोध के बीच अंतर किसने किया था। प्रतिरोधी और अप्रतिरोधी विरोधों के बीच अंतर किया था किसने, अब बताना है। ऑप्शन में दिया है मार्क्स, लेनिन, माओ और एम.एन. राय। तो इसका क्या सही होगा, इसका सही होगा दोस्तों माओ, माओ से तुंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। माओ ने प्रतिरोधी और अप्रतिरोधी अंतर विरोधों के बीच में अंतर स्पष्ट किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी यह प्रतिपादित करते हैं कि समाजवादी राज्य कैसा हो, इनमें से चुनकर के बताना है। इसमें तो इसका क्या उत्तर सही होगा, इसका सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पहला और चौथा सही है। साम्यवादी यह प्रतिपादित करते हैं कि अब तक के शोषकों का शोषण करेगा समाजवादी राज्य और उत्पादन तथा वितरण के साधनों का सामाजिकरण करेगा। इतनी बातें जो है समाजवादी राज्य से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन एक उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक है। ऑप्शन में दिया है लास्की, लॉक, मिल और ग्रीन। उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक यानी कि उदारवाद का जनक कौन है, जॉन लॉक है उदारवाद का जनक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है। विधि की उचित प्रक्रिया कहाँ का आवश्यक लक्षण है। ऑप्शन में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और पाकिस्तान। तो क्या सही है, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। विधि की उचित प्रक्रिया दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है। फिर अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है। ऑप्शन में दिया है अध्यक्षीय व्यवस्था का, संसदीय व्यवस्था का, संघीय व्यवस्था का या एकात्मक व्यवस्था का। तो दोहरा शासन किसका लक्षण है यह बताना है। तो इसका क्या सही होगा, इसका सही होगा दोस्तों संघीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ये वाला सी। दोहरा शासन का रूप संघीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है, जिसमें से एक संघ और दूसरा राज्य स्तर पर होता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आने वाली अगली वीडियो में हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।